हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। ह्यूमंस आर सोशल क्रीचर्स। हम सब सोसाइटी में एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और अपनी बहुत सी नीड्स को मिलकर पूरा करते हैं। लेकिन क्या सोसाइटी में हमेशा सब कुछ पीसफुली चलता है? बिल्कुल नहीं। कभी रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, कभी राइट्स को लेकर, कभी पावर और इन्फ्लुएंस को लेकर और कभी सोशल, इकोनॉमिक या रिलीजियस इश्यूज की वजह से लोगों के बीच डिसएग्रीमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। शुरुआत में ये कॉन्फ्लिक्ट्स छोटे लग सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये बड़े डिस्प्यूट्स का रूप ले सकते हैं। कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स कम्युनिटीज, रीजन्स और हत्ता की कंट्रीज के बीच भी टकराव का कारण बन जाते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए कि सोसाइटी में कोई अथॉरिटी ही ना हो जो रूल्स बनाए, लॉज को इंप्लीमेंट करे और इंश्योर करे कि सब लोग उनका पालन करें। तो क्या होगा? सोसाइटी में डिसऑर्डर और कंफ्यूजन फैल जाएगा। इसीलिए हर नेशन को एक ऐसी अथॉरिटी की जरूरत होती है जिसके डिसीजंस को सब माने, जो लॉज बनाए, जस्टिस इंश्योर करे और पीस और ऑर्डर को मेंटेन रखे। कंट्री में रूल और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या शासन व्यवस्था कहा जाता है। दुनिया में गवर्नमेंट के कई फॉर्म्स मिलते हैं, जैसे मोनार्की, राजतंत्र, डिक्टेटरशिप, तानाशाही और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लेकिन आज हम जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ने जा रहे हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर और सबसे वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसका नाम है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी से जुड़े कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। डेमोक्रेसी का विचार समय के साथ कैसे डेवलप हुआ और आज हम डेमोक्रेसी को जिस रूप में देखते हैं वो कैसे बना। डेमोक्रेसी के अलग अलग रूप कौन से हैं और भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में इनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। एक डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और क्या डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लियामेंट और गवर्नमेंट तक सीमित है या फिर इसका प्रभाव स्कूल, फैमिली, सोसाइटी और हमारी डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है। इंडियन डेमोक्रेसी के सामने आज कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इन चैलेंजेस का हमारे देश के फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और डेमोक्रेसी की इस एक्साइटिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। डेमोक्रेसी आज दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसकी पॉपुलैरिटी का कारण समझने के लिए हमें इसका असली मतलब समझना होगा और ये देखना होगा कि क्या ये मॉडर्न सोसाइटी के चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए बेस्ट है। डेमोक्रेसी का सबसे बेसिक मतलब है रूल बाय द पीपल या जनता का शासन। ये टर्म एंशिएंट एथेंस, ग्रीस में 5th सेंचुरी BCE में आया है, जो ग्रीक वर्ड डेमोक्राटिया से बना है। इसमें डेमोस का मतलब पीपल या लोग है और क्राटोस का मतलब पावर या ताकत से है। इस प्रकार दोनों वर्ड मिलाकर डेमोक्रेसी बन जाते हैं, जिसका मतलब पीपल्स पावर या जनता की ताकत है। तो अब डेमोक्रेसी को हम सिंपल वर्ड में इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें रूलर्स को लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है। डियर स्टूडेंट, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट भारत में नया नहीं है। डेमोक्रेसी भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति का हिस्सा रही है। पिछले चैप्टर में हमने वैदिक पीरियड की कुछ असेंबलीज यानी सभा या समिति के बारे में पढ़ा था, जहां लोग मिलकर डिस्कशंस और कलेक्टिव डिसीजन यानी सामूहिक निर्णय लेते थे। इसके अलावा हमने गणा और संघा यानी प्राचीन रिपब्लिकन स्टेट्स के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें राजा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रूलर नहीं होता था। वह अपने मंत्रियों, अधिकारियों और सभाओं से सलाह लेकर ही महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। इस बात का एक सुंदर उदाहरण हमें ऋग्वेद की ऐक्यामात्य सूक्त में भी मिलता है। समानो मंत्रः समितिः समानी समानम मनः सह चित्तम ईशाम समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। अर्थात इस मंत्रा का सरल अर्थ ये है कि सभी लोग मिलकर सोचें, मिलकर चर्चा करें और एक समान उद्देश्य के साथ निर्णय लें। ये हमें एकता, सहयोग, परस्पर सलाह और सामूहिक जिम्मेदारी का संदेश देता है। यही डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मूल आधार भी है। अब बात करते हैं बौद्ध संघ की। गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध संघ भी डेमोक्रेसी का एक शानदार उदाहरण था। यहां किसी भी मुद्दे पर खुलकर डिबेट और डिस्कशन होता था। मेंबर्स अपने लीडर का चुनाव करते थे और कई डिसीजंस वोटिंग के माध्यम से लिए जाते थे। इससे हमें पता चलता है कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। लेकिन समय के साथ भारत में कई विदेशी आक्रमण हुए। इन इन्वेजन्स ने देश के कई हिस्सों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया।
फिर 19th सेंचुरी तक ब्रिटिशों ने भारत के अधिकांश भाग पर अपना शासन स्थापित कर लिया। ब्रिटिश रूल के दौरान लोगों की गवर्नेंस में भागीदारी काफी हद तक सीमित हो गई, लेकिन इसी दौरान आजादी की लंबी लड़ाई ने लोगों के अंदर डेमोक्रेसी के प्रति एक नई जागरूकता और मजबूत भरोसा पैदा किया। जब भारत को 1947 में आजादी मिलने वाली थी, उससे पहले ही 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का गठन किया गया। इस असेंबली का काम था भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान तैयार करना। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे संविधान को बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे, और इसी प्रक्रिया में दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर सिर्फ भारत की प्राचीन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का ही प्रभाव नहीं था, बल्कि दुनिया भर में फैल रहे डेमोक्रेटिक वैल्यूज का भी गहरा प्रभाव था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स यानी CAD से हमें पता चलता है कि संविधान सभा के सदस्य चाहते थे कि भारत का संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब ना हो, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट हो, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो समय के साथ देश की बदलती हुई जरूरतों के अनुसार बदल सके, लेकिन अपने मूल सिद्धांतों को कभी ना छोड़े। इसीलिए भारत के संविधान ने लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी जैसी डेमोक्रेटिक आइडियल्स को सुरक्षित किया। साथ ही आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान में अमेंडमेंट्स यानी संशोधन करने की भी व्यवस्था की गई। इसका मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और स्ट्रांग भी। डियर स्टूडेंट्स, हर गवर्नमेंट सिस्टम के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। अब सवाल है कि डेमोक्रेसी किन इसेंशियल प्रिंसिपल्स पर काम करती है। आइए हम डेमोक्रेसी के बेसिक 7 प्रिंसिपल्स को समझते हैं। फर्स्ट, पॉपुलर सॉवरेनिटी, जनता की संप्रभुता। सेकंड, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। थर्ड, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। फोर्थ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा। फिफ्थ, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और पारदर्शिता। सिक्स्थ, मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली। सेवेंथ, सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा। आइए हम इन सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी जनता की संप्रभुता। डेमोक्रेसी में सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर जनता के पास होती है। इसे ही पॉपुलर सॉवरेनिटी या जनता की संप्रभुता कहते हैं। लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के माध्यम से अपनी सरकार चुनते हैं। भारत में 18 साल या उससे अधिक आयु का हर नागरिक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के तहत सीक्रेट बैलेट से वोट देने का अधिकार रखता है। इस प्रकार लोगों द्वारा चुने हुआ प्रतिनिधियों की सरकार बनती है। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, जिसका सिंपल मतलब है कानून का शासन। कानून सबके लिए बराबर होता है। डेमोक्रेसी में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आम नागरिक हो या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं होता। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसका फैसला कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, ना कि बल या व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर। इसी वजह से रूल ऑफ लॉ लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है और जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक ट्रस्ट को मजबूत बनाता है। लोकतंत्र का थर्ड सिद्धांत है फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार हैं जो संविधान द्वारा हर नागरिक को उसकी स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा के लिए प्रदान किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 या हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का सहारा लेकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। यही अधिकार भारत को एक मजबूत और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का बंटवारा। स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में पावर का मिसयूज को रोकने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का बंटवारा की व्यवस्था की गई है। भारत में सरकार को 3 मुख्य अंगों, फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव और थर्ड जुडिशरी में बांटा गया है। लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना है, एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को लागू करती है और जुडिशरी उन कानूनों की व्याख्या करती है और न्याय सुनिश्चित करती है। इस व्यवस्था से किसी एक अंग के पास अधिक शक्ति नहीं होती और चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेसी का 5th मेन प्रिंसिपल है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि सरकार अपने हर फैसले और काम के लिए जनता के प्रति जवाबदेह हो, और ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि सरकार के हर काम खुली और स्पष्ट तरीके से हों ताकि लोग उनकी जानकारी प्राप्त कर सकें। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस, पब्लिक डिबेट्स और सिविल सोसाइटी की भागीदारी के माध्यम से नागरिक सरकार के काम का मूल्यांकन करते हैं। भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन,
आरटीआई एक्ट 2005 के तहत कोई भी नागरिक सरकारी विभागों से जानकारी मांग सकता है। सिक्स्थ है मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुदलीय प्रणाली। मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी का एक मेन प्रिंसिपल है। इस सिस्टम में कई पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं और डिफरेंट आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल पर काम करती हैं। इससे वोटर्स को अपनी पसंद की पार्टी और लीडर के चुनने का मौका मिलता है। पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के इलेक्शन में जो पार्टी या अलायंस ऑफ पार्टीज, जिसे गठबंधन भी कहते हैं, 50% से अधिक सीट्स जीत लेता है, वही सरकार बनाता है। बाकी पार्टीज ऑपोजिशन यानी विपक्ष की भूमिका निभाती हैं और सरकार के काम पर नजर रखती हैं। इसी प्रकार मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी को अधिक रिप्रेजेंटेटिव, इंक्लूसिव और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा। डेमोक्रेसी में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि समाज के इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड और डिप्राइव्ड सेक्शंस जैसे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अधिकारों की रक्षा हो सके और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाए। डेमोक्रेसी में सिर्फ मेजॉरिटी का ही नहीं बल्कि माइनॉरिटी का भी ख्याल रखा जाता है। इसलिए गवर्नमेंट उनके लिए स्पेशल लॉज और स्कीम्स बनाती हैं ताकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो।